गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी भी 2 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने गुजरात सरकार में यानी कि भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में फेरबदल करके सबको चौंका दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आलाकमान को पटेल सरकार में फेरबदल करने का निर्णय लेना पड़ा, और वो भी तब जब 2022 में भूपेंद्र पटेल सरकार को प्रचंड बहुमत मिला था और प्रचंड बहुमत के नाम पर 156 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। अगर उससे पहले के चुनाव को देखेंगे, 2017 के विधानसभा चुनाव को, तो बीजेपी बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाई। बहुमत तो उसको मिला, लेकिन कितनी सीटें मिली? 99 सीटों पर ही आकर वो रुक गई थी। तो एक बड़ा झटका उस वक्त माना जा रहा था, लेकिन 2022 का चुनाव आते आते बीजेपी ने उस भरपाई को पूरा किया और एक के बाद एक ऐसी निर्णय लिए जिसने आम जनता को यानी कि गुजरात की जनता और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का काम किया। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल करके बीजेपी ने चौंका दिया है कि आखिरकार इसके पीछे क्या रणनीति है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा कि अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे उन्होंने रातों रात करवा लिए। हालांकि उसमें से 6 पुराने मंत्रियों को फिर से मौका दिया गया और करीब 25 मंत्रियों का ये मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें हर्ष सिंघवी जो गृह राज्य मंत्री थे उनको सीधा प्रमोट करके डिप्टी सीएम से नवाजा गया है। इसके अलावा जितेंद्र बघानी जो पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली। अर्जुन मोढवाडिया को मिली, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा को मिली, नरेश पटेल जो पटेल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं उनको इसमें जगह मिली। रेवावा जडेजा जो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वाइफ हैं, उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा कौशिक बेकारिया, ऋषिकेश पटेल, त्रिकम छंगा, स्वरूप जी ठाकुर, रमन भाई सोलंकी, दर्शना वाघेला, ये वो नाम हैं जिनको मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्यपाल ने शपथ दिलाई। लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। माना जा रहा था कि 156 जो प्रचंड बहुमत हुई, उसके बाद लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें कुछ निर्दलीय जो बीजेपी या कांग्रेस से जो बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और जो विधायक बन गए जीत के बाद, वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह से संख्या 156 से बढ़कर 162 हो गई। तो एक बड़ी संख्या किसी भी सरकार के लिहाज से मानी जाती है, लेकिन उम्मीदें भी उससे बड़ी हो गई। और जब मानसून आया और मानसून में सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था, उसमें वो काम नहीं किया, जिसके बाद लगातार नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। और एक दूसरा बड़ा जो कारण माना जा रहा है, सौराष्ट्र के लोगों की नाराज़गी, क्योंकि मुख्यमंत्रियों या प्रदेश अध्यक्षों वो अहमदाबाद से माने जाते हैं। सौराष्ट्र के लोगों को लगता है कि उनकी अनदेखी की गई है और शायद यही कारण था कि वहाँ पर एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। और जब मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत होता है तो उसके बाद सत्ता विरोधी लहर आना लाजमी है, बड़ा सामान्य माना जाता है, क्योंकि उम्मीदों पर हर कोई खरा उतरे ऐसा होता नहीं है। कुछ एरोगेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक जब जीत कर आते हैं तो सरकार के लोगों को लगता है कि अब वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन बीजेपी नेतृत्व इन सब बातों को भली भांति समझ रहा था, और जब उसने फीडबैक लिया तो फीडबैक में आया कि सत्ता विरोधी लहर धीरे धीरे गुजरात में बढ़ती जा रही है। और सौराष्ट्र के जो लेउआ पटेल हैं वो तो काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे थे, और शायद यही कारण था कि जो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे गुजरात में अपनी जगह बनाती हुई नजर आ रही थी। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पटेलों को, खासकर ओबीसी बैंक को जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए जगदीश पांचाल जो भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूरा जातिगत समीकरण साधने के लिए बड़ा दाव खेला बीजेपी ने कि जगदीश पांचाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लाए। लेकिन इसके बाद और भी कई काम करने थे, क्योंकि वो काम क्यों करने थे उसका रीज़न था कि विसावदर जो विधानसभा सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी के जो गोपाल इटालिया हैं वो जीते। हालांकि ये सीट बीजेपी का बहुत गढ़ नहीं मानी जाती, लेकिन ये चौंकाने वाली जीत थी और बीजेपी नेतृत्व इसको फोकस
इस वजह से कर रहा था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर जो समीकरण बदले वो समीकरण करीबन 30 से 40 सीटों पर असर डालते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसका पहला असर तो ये हुआ कि वोटाद में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, और ये विरोध प्रदर्शन केवल वोटाद तक नहीं रहा, वो गरियाधर तक पहुंच गया। यानी कि मैंने कहा ना 30 से 40 सीटों पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और ये असर आने वाले समय में 2026 का में जो नगर निगम यानी फरवरी 2026 में जो नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं उन पर सीधा सीधा असर, जो फीडबैक बीजेपी आलाकमान को मिल रहा था उस पर सीधा सीधा असर डालने का काम कर रहा था। तो ऐसे में समय से पहले लोगों की नाराज़गी दूर करने की ज़रूरत थी। उस समय से पहले अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज देने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको संतुष्ट करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नगर निगम और जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो नीचे लेवल तक यानी कि जड़ों तक काम करने का माध्यम होते हैं, जड़ों तक मैसेज पहुंचाने का माध्यम होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक बुलाई गई और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांचाल, प्रदेश संगठन मंत्री बीजेपी के और गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन इसमें एक और व्यक्ति को बुलाया गया राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर, बड़े कद्दावर नेता और इन ऐसे मुद्दों को साधने में बड़े माहिर माने जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचानने में माहिर माने जाते हैं, वो सुनील बंसल। और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी उनकी उपस्थिति विशेष तौर पर मौजूद रही। उनकी मौजूदगी में ही सभी को इस्तीफे के लिए बुला गया और नए मंत्रिमंडल की जो सूची तैयार की गई वो उनके सामने, यानी कि सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसे चर्चा करने के बाद तैयार की गई। आने वाले समय में ये भी एक मैसेज देता है कि सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनका कद किस तरह से बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने बताया कि मानसून के समय में सरकार के द्वारा जो जिस तरह से काम किए जाने थे वो काम नहीं हुए और वो बड़ा रीज़न था लोगों को में नाराज़गी फैलाने का। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी तब जो पटेल और OBC आंदोलन हुआ था वो उसको दबाने में नाकाम रही, वो सफल नहीं हो पाई। और शायद यही कारण था कि नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव उस वक्त भी जो सफलता मिलनी थी वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि लोगों की नाराज़गी और खासकर कार्यकर्ताओं की नाराज़गी उस दौरान देखने को मिली। विजय रूपाणी उनकी जगह आई, यानी कि आनंदीबेन पटेल से इस्तीफा लिया गया, उनको चेंज करना पड़ा और विजय रूपाणी को लाया गया। हालांकि विजय रूपाणी के समय में जब चुनाव हुए तो नगर निगम में सफलता जरूर मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा जिला पंचायत में भी नहीं मिली। और ये जो नाराज़गी थी वो उस वक्त दूसरे नाराज़गी थी, पटेल OBC आंदोलन लगातार हो रहे थे, तो आनंदीबेन पटेल बदली गई। फिर विजय रूपाणी के समय तो वो पूरा इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया गया। और अब ऐसे ही यानी कि जो उसके बाद जब 2022 के चुनाव हुए उस फेरबदल के बाद उस सत्ता विरोधी लहर को दबाने का काम किया और 2022 के चुनाव में जो सफलता मिली वो किसी ने सोची भी नहीं थी। हालांकि CR पाटिल लगातार दावा कर रहे थे कि 150 से ज़्यादा सीटें लाएंगे और वो दावा सही साबित हुआ, क्योंकि वो रणनीति उन्होंने सही समय पर चेंज की। अब उसी रणनीति को फिर से दोहराने का काम किया, यानी कि सत्ता विरोधी लहर है वो नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों में उसका असर देखने को न मिले, इस वजह से लगभग पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया। और ये केवल नगर निगम के लिए नहीं है, क्योंकि 2 साल जरूर अभी 2 साल जरूर बाकी हैं, लेकिन ये 2027 के चुनावों की आहट है और उससे पहले की तैयारी और उसको उसकी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी वजह से बीजेपी आलाकमान खासकर गुजरात को तो एक प्रयोगशाला के तौर पर माना जाता है कि बड़े और कड़े फैसले लेने से बीजेपी आलाकमान चूकता नहीं है। और यही कारण है कि 156 सीटें 2022 में मिली और 2027 में जब चुनाव होगा विधानसभा चुनाव में, उससे पहले जो सत्ता विरोधी लहर होगी उसको दबाने का काम ये निर्णय करेगा।